यस, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश पगड़िया। आज अपना जो नया टॉपिक है वो है विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं या फिर टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है या ऐसे नहीं आता, तो ऐसे जरूर आता है कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर क्या है। तो बोर्ड की दृष्टि से ये जो अंतर है इन दोनों के मध्य वो बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं तो इनको, कि ये अब की बार 101% आएगा। ठीक है, तो चले देखते हैं हम इनको, इनमें क्या है विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में। तो पहले हम लेते हैं विद्युत वाहक बल को। ठीक है, विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसमें, जब आपका सेल खुले परिपथ में है तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। और जब सेल आपका बंद परिपथ में है तब दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, अब खुला और बंद क्या है, सेल खुले परिपथ में और सेल बंद परिपथ में है, इससे तात्पर्य क्या है वो समझे। जैसे हमारे पास में ये सेल है, प्लस, ये माइनस और ये प्लस, और इससे हम एक विद्युत परिपथ बना रहे हैं। ये आपका कोई एक विद्युत परिपथ बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और यहां पर मैं एक लगा रहा हूं कुंजी। कुंजी का मतलब है यहां पर स्विच से, इसको आप स्विच बोलते हो, ये स्विच है की, और ये आपका सेल है। अब एक चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि अब ये जो कुंजी है यहां पर क्या है, खुली है, ओपन, ओपन की है। कहने का मतलब यही है कि ये पूरा परिपथ अब बनकर तैयार नहीं है, कि यहां पर ये, इसमें अब धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, सेल खुले परिपथ में कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सेल खुले परिपथ में, सेल खुले परिपथ में है। ठीक है, सेल बंद परिपथ में कब होगा, देखें इसके लिए, इसी में बना देते हैं। आपका बल्ब है, ये आपका सेल है, और ये आपकी कुंजी है, और कुंजी को मैं इससे क्या कर रहा हूं, कनेक्टेड कर रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये सेल आपका बंद परिपथ में है, तो कहने का मतलब है अब इसमें धारा प्रवाहित होगी, यानी कि अब सेल से धारा ली जा रही है। क्या है, सेल बंद परिपथ में है। ठीक है, तो अब दोबारा सुने एक बार इनको। जब सेल खुले परिपथ में होता है तब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, सेल के जो पॉजिटिव नेगेटिव जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, जो दोनों टर्मिनल होते हैं, इन टर्मिनलों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होता है, वो विभवांतर ही क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। ठीक है, और इसको हम इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन से। किससे इंडिकेट करते हैं, एप्सिलॉन से। अब आगे चले, जब सेल बंद परिपथ में है, यानी कि यहां पर स्विच अब क्या है, ये आपका स्विच, वैसे अपना जो नॉर्मल भाषा में जो बोलते हैं ना, स्विच ऑफ स्विच ऑन, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो अपना बल्ब जल जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो अपना बल्ब बंद हो जाता है। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे स्विच की जगह दूसरा एक नाम ले रहे हैं फिजिक्स में, कुंजी की। ठीक है, यहां पर क्या है, कुंजी खुली है। कुंजी खुली है का मतलब ये स्विच, अब आपका स्विच क्या है, ऑफ है। ठीक है, यहां पर कुंजी बंद है, इसका मतलब आपका क्या, स्विच ऑन है। यहां पर आपका स्विच क्या है, ऑन है, और यहां पर आपका स्विच क्या है, ऑफ है। ठीक है, खुले का मतलब क्या है, स्विच ऑफ है, और बंद का मतलब क्या, स्विच ऑन है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब आपका ये सेल बंद परिपथ में है तब इन दोनों इलेक्ट्रॉन में जो उत्पन्न विभवांतर है, ठीक है, वही क्या कहलाएगा आपका, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टेज। इसको हम लिखेंगे V से। किससे लिखेंगे, V से लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता क्या है। तो अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं दोनों की। जब सेल
खुले परिपथ में हो अर्थात सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो, कोई धारा नहीं ली जा रही हो, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे इस इंडिकेट से व्यक्त करते हैं, यानी इसे एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं। इसका उल्टा सेम इसमें लिखना है, जब सेल कौन से परिपथ में हो, बंद परिपथ में हो, जब सेल बंद परिपथ में हो अर्थात सेल से धारा ली जा रही हो, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर टर्मिनल वोल्टता टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। इसे V से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये तो दोनों में मुख्य क्या हो गया, अंतर हो गया। अब इसके बारे में कुछ हमें और भी चर्चा करनी है कि हमेशा तो नहीं बोल सकते, बट कुछ ज्यादातर कंडीशन में यही होता है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन V, यानी विद्युत वाहक बल है वो V से क्या होता है, बड़ा होता है, टर्मिनल वोल्टा से बड़ा होता है। कब? जब सेल से धारा ली जा रही हो। ठीक है, यदि हम सेल को चार्ज करें, यदि हम सेल को आवेशित करें, चार्ज करें, तब उस कंडीशन में इसका उल्टा होता है, बट आपको यही याद रखना है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन V। क्यों? क्योंकि जब सेल से धारा ली जा रही है तब। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, इस पे दोनों इलेक्ट्रोडों में विद्युत विभवांतर है कुछ ज्यादा होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोडों में विभवांतर कुछ कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि इससे धारा कुछ काम में ली जा रही है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों में विभवांतर क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन V। दूसरी बात यह है एक और कि विद्युत वाहक बल क्या यह एक बल है? क्या विद्युत वाहक बल क्या एक बल है? इसका आंसर है नो, नहीं, यह बल कतई नहीं है। ठीक है, बट प्राचीन समय से या बहुत ही पहले से ये बोलचाल की भाषा में आ रहा है कि विद्युत वाहक बल, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं। बट ये एक बल नहीं है, यह क्या है, एक विभवांतर है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का मात्रक। कुछ बच्चे चक्कर खा जाते हैं और बल का मात्रक देखते ही, वो बल नाम देखते ही बल का मात्रक न्यूटन लिख देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ये एक विद्युत वाहक बल एक बल नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का विभवांतर है। एक प्रकार का क्या है, विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, वोल्ट है, और टर्मिनल वोल्टा का भी जो मात्रक है वो भी क्या है, वोल्ट है। ठीक है, इसमें आप कतई गलती मत कर देना है कि बल नाम आते आप इसको एक बल समझ बैठो, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, विद्युत वाहक बल क्या है, एक विभवांतर है। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम देखेंगे कि टर्मिनल वोल्टा का सूत्र क्या है, सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। बंद परिपथ में एप्सिलॉन माइनस V का मान
V का मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन के बराबर होता है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये आपका सेल और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो कंबाइंड रूप से इसको हम क्या बोलेंगे, एक पूरा सेल बोलेंगे। जो मैंने डैश कर रखा है इसको हम क्या बोलेंगे, एक पूरा सेल बोलेंगे। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, ठीक है, माइनस प्लस, और इसका जो विद्युत वाहक बल है उसको हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन से। अब हम एक लाइन लिख रहे हैं कि आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन के बराबर। विभव पतन क्या है, विभव पतन ओम के नियम से देखें तो ओम के नियम से क्या होता है, V इज टू आई आर। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है कि इधर से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, तो हम मान लेते हैं I। ठीक है, I, और यहां पर अब V का मान कितना हो जाएगा, इस पर V का मान कितना हो जाएगा, V का मान कितना हो जाएगा कि V इज इक्वल टू आई आर, तो धारा कितनी है I, और R का मान, कैपिटल R का मान कितना है, स्मॉल r, तो ये जो है वो क्या है, यहां पर विभव पतन है। ठीक है, विभव पतन यानी कि R पर विभव का मान कितना है, वही क्या है, विभव पतन है। तो विभव पतन का मान कितना हो गया, IR हो गया। ये IR क्या है आपका, विभव पतन। चैप्टर नंबर 6 में और भी हम किरचॉफ के नियम वगैरह पढ़ेंगे, तब आपको इसको भरपूर मात्रा में समझने के लिए मिलेगा आपको ये टर्म। ठीक है, तो किसका मान, एप्सिलॉन माइनस V का मान किसके बराबर है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन के बराबर है। तो विभव पतन क्या हो गया आपका, IR। ठीक है, तो यहां से यदि हम टर्मिनल वोल्टता का मान ज्ञात करें, अतः टर्मिनल वोल्टता V इज इक्वल टू, मैं V को इधर लेके गया तो ये V क्या हो गई, प्लस की हो गई, और इसको मैं इधर लेके आया तो ये किसकी हो गई, माइनस का IR। ठीक है, तो ये क्या है, एप्सिलॉन R, इस टर्म को इधर लेके आया तो माइनस IR। तो ये टर्मिनल वोल्टता का सूत्र है। किसका सूत्र है, टर्मिनल वोल्टता का सूत्र है ये। ठीक है, आप इसको याद रखें। अब एक चीज और करनी हमें, यदि सेल से बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा प्रवाहित हो रही है तो ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, यानी कि आपका ये सेल है, ये कोई प्रतिरोध है R, और इस पर विभवांतर V है, प्लस माइनस ये। ठीक है, तब यहां पर जो विभव पतन होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू IR होगा, यानी कि इस V का मान कितना होगा, IR के बराबर होगा। तो ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। ये V का मान यहां पे रख दीजिए, तो क्या हो गया, IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। ठीक है, अब इसको आगे लिखें आप, इसको आगे आप देखते रहें। ठीक है, अब इस वाले टर्म को मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो गया IR प्लस IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन। इसको मैं इधर लेके गया तो एप्सिलॉन नहीं बचा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, I तो कॉमन हो गया, R प्लस R इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। ये विद्युत धारा का मान हो गया। ठीक है, विद्युत धारा इतनी है। ठीक है, इसमें यानी कि सेल से ले जाने वाली धारा का मान इतनी है। आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो तो आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करें, तो इस R को मैं इधर लेके जा रहा हूं, यानी कि इसको अब इधर लेके आए आप सबको, इसको देखें, तो ये हो गया IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। ठीक है, R का मान चाहिए, R इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR अपॉन I। ठीक है, और IR इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, IR इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, IR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V। तो ये हो गया R इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I, और I का मान क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R।
ठीक है। अतः आई की वैल्यू यहां पर पुट कीजिए तो r इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस v अपॉन r। ठीक है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन माइनस v अपॉन v, और ये इनटू में r। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, इतना होगा। जिस फॉर्मेट में आपको मान दिए हुए हैं आप उसी फॉर्मेट में इसका मान इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, बट इसके लिए सबसे जो मेन जरूरी चीज है वो क्या है, ये वाला सूत्र याद रखना। ये वाला सूत्र आपको याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में हम ये वाली कैलकुलेशन अपने स्वयं विवेक के आधार पर स्वयं कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में अब इतना ही मिलेगा आपको। हमारे साथ यूं ही बने रहे और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो अपने क्या होंगे, सेल का संयोजन, सेलों का संयोजन, वही सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन और समांतरक्रम संयोजन हम फिर से पढ़ने वाले हैं। कई सालों से ये दोनों क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन और समांतरक्रम संयोजन। अब की बार आने के चांसेस हैं। मेरी नजर में ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन और सेलों का समांतरक्रम संयोजन। तो आप इनको देखना कतई नहीं छोड़ें और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। 1 2 3 come on